बहुत इंतजार करने के बाद पुष्पा 2 मूवी 5 दिसंबर को आखिरकार रिलीज हो गई है। पुष्पा के पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। अब पुष्पा 2 को देखकर लगता है कि इस फिल्म ने सबको हिलाकर रख दिया है। पुष्पा पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरी एंट्री पर करता है। पिछली बार पुष्पा फ्लावर नहीं फायर था और इस बार पुष्पा वाइल्ड फायर है। इस पार्ट में पुष्पा लाल चंदन का बड़ा स्मगलर बन चुका है और वो पूरे सिंडिकेट का हेड है। लेकिन जब इंसान अपने लाइफ में आगे बढ़ता है तब कई सारे दुश्मन बन जाते हैं और पुष्पा का दुश्मन है एसीपी भंवर सिंह शेखावत। पुष्पा 5,000 करोड़ का लाल चंदन विदेश भेजने वाला है। अब पुष्पा का दुश्मन एसीपी शेखावत क्या करेगा इस फिल्म में हम देखेंगे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो इस मूवी की शुरुआत जापान के योकोहामा बंदर पर होती है, जहाँ पर एक बड़े जहाज से सारे कंटेनर को बाहर निकाल रहे थे। तभी ओवरलोड की वजह से एक कंटेनर गिर जाता है और उसमें से लाल चंदन की लकड़ियां बाहर निकलती है। तभी वहाँ के मजदूर अपने बॉस को बुलाते हैं। जब उनका बॉस आता है तब वो कहता है कि हमारे परमिशन के बिना ये चंदन की लकड़ी इस बंदरगाह पर किसने भेजी, लेकिन उन मजदूरों को भी मालूम नहीं होता। तभी उनका बॉस उस शिपिंग कंपनी का नाम चेक करने के लिए कहता है। तभी एक मजदूर उस कंटेनर का नाम बाशबोवा बताता है। तभी उस कंटेनर में उन्हें एक इंडियन इंसान दिखाई देता है जो सो रहा होता है। जापानी लोग उसे उल्टा टांग देते हैं और वो कौन है और यहाँ पर क्यों आया है ये सब पूछा जाता है। तभी वो पलटी हुआ कंटेनर सीधा हो जाता है और उस कंटेनर पर पुष्पा नाम लिखा होता है। तभी वो इंसान अपनी रस्सी को काटकर उन लोगों के ऊपर अटैक करता है और यही पे एंट्री होती है पुष्पा की, यानी कि अल्लू अर्जुन। सभी लोग पुष्पा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पुष्पा एक एक करके सभी को मारने लगता है। वो सबके ऊपर भारी पड़ता है। मूवी के शुरुआत में ही इतनी खतरनाक फाइटिंग देखने को मिलती है, तो आगे क्या क्या होगा। जापानी लोग पुष्पा से पूछते हैं कि तुम आखिरकार कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तब पुष्पा उन्हें बताता है कि हिंदुस्तान की लकड़ी जापान तो पहुंची, लेकिन जापानी रुपया हिंदुस्तान नहीं पहुंचा, तो वही पैसे लेने के लिए मैं जापान खुद आ गया। अब जापान को पता चलना चाहिए कि एक देशी से भिड़ने का मतलब क्या होता है। वही खतरनाक लड़ाई के बीच एक आदमी आकर पुष्पा पर गोली चलाता है। वो गोली पुष्पा के कंधे पर लग जाती है, जिससे पुष्पा समंदर में गिर जाता है। यही से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। तभी हमें पता चलता है कि ये सिर्फ सपना था और ये स्टोरी सीधा वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ पर पुष्पा 1 खत्म हो गई थी। और इस पार्ट में पुष्पा की श्रीवल्ली से शादी हो गई है और वो सिंडिकेट का हेड है। उसका लाल चंदन का बिजनेस बहुत बढ़ चुका है। जब पुष्पा के मजदूर जंगल में चंदन की लकड़ियां काटने जाते हैं तब वहाँ पर एसीपी शेखावत भी मौजूद होता है, जो एक मजदूर के बेस में होता है। पुष्पा 1 में जब पुष्पा ने शेखावत के कपड़े उतार दिए थे और उसे अपमानित किया था, शेखावत उसका बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो एक प्लान बनाकर मजदूर के रूप में छुप जाता है। और मजदूरों को पैसे देते समय जब उसका नाम पूछा जाता है तब वो अपना नाम शेखावत बता देता है। वो अपने असली रूप में आकर और अपने टीम को बुलाकर सभी मजदूरों को अरेस्ट करता है। जैसे ही एक खबर पुष्पा को मिलती है, पुष्पा सीधे पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर शेखावत नहीं होता और वहाँ पर जो इंस्पेक्टर होता है उसे अपने मजदूरों में से सिर्फ श्रीनु को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि आज श्रीनु की शादी होती है और पुष्पा उसे लेने के लिए आया होता है। जब पुष्पा श्रीनु के शरीर पर घाव के निशान को देखता है तब उसका दिमाग हिल जाता है। जब उसे पता चलता है कि शेखावत ने उसके मजदूरों को बुरी तरह से मारा पीटा है तब उसका दिमाग खराब हो जाता है और उसे शेखावत पर बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि शेखावत ने मेरे लड़कों पर हाथ उठाया, मतलब पुष्पा पर हाथ उठाया। पुष्पा गुस्से से अपने मजदूरों को ले जाने लगता है। तभी इंस्पेक्टर कहता है कि अगर शेखावत को पता चलेगा कि हमारे सामने से पुष्पा अपने लोगों को लेकर चला गया तो हम सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए पुष्पा उन सबको उनकी पूरी लाइफ की कमाई एक साथ ही देता है जितना वो सभी इस नौकरी से कमाने वाले थे। सारे पुलिस वाले खुशी से पैसे लेकर अपना इस्तीफा दे देते हैं और पुष्पा अपने लोगों को छुड़वा कर ले जाता है। उसके जाने के बाद जब शेखावत पुलिस स्टेशन पर आता है तब वो देखता है कि पूरा पुलिस स्टेशन खाली है। जब शेखावत को सच्चाई के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था तब शेखावत को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद पुष्पा और वहाँ का एमएलए सिंदप्पा सीएम से मिलने के लिए जाने वाले थे। दरअसल पुष्पा को एमएलए सिंदप्पा ने सिंडिकेट का हेड बनवाया था और पुष्पा एमएलए की बहुत इज्जत करता है और पुष्पा को भी अपने साथ आने के लिए कहा था। जब पुष्पा श्रीवल्ली से कहता है कि मैं सीएम से मिलने के लिए जा रहा हूँ तब श्रीवल्ली पुष्पा को सीएम के साथ फोटो खिंचवाने के लिए कहती है, क्योंकि वो उस फोटो को घर में लगाना चाहती है ताकि वो लोगों को बता सके कि उसका पति सीएम के साथ उठता बैठता है। ये बात सुनकर पुष्पा हंसने लगता है और वो सीएम के साथ फोटो खिंचवाने का वादा करता है, क्योंकि पुष्पा अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और वो श्रीवल्ली के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके बाद एमएलए और पुष्पा सीएम से मिलने के लिए जाते हैं। तभी सारे मीडिया वाले पुष्पा को सीएम से मिलने की वजह पूछते हैं।
तभी पुष्पा कहता है कि मेरी बीवी को सीएम के साथ फोटो चाहिए, मैं सिर्फ मेरी बीवी को खुश करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद पुष्पा और एमएलए सीएम से मिलते हैं। एमएलए सिंदप्पा पुष्पा को सीएम से मिलवाता है। तभी पुष्पा उनके साथ फोटो खिंचवाने की बात करता है, लेकिन सीएम पुष्पा के साथ फोटो खिंचवाने के लिए मना कर देता है। साथ ही सीएम पुष्पा की बहुत बेइज्जती करता है और कहता है कि कल अगर ये फोटो अखबार में छपेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। एमएलए कहता है कि पुष्पा सिर्फ अपनी बीवी के लिए फोटो खिंचवाना चाहता है, लेकिन सीएम पुष्पा से कहता है कि बीवी की बात सुनने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया। उसके बाद एमएलए और पुष्पा बाहर आते हैं। एमएलए को लगा पुष्पा शायद सीएम की बातों से गुस्सा है। तभी पुष्पा कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, वो सीएम है और एक स्मगलर के साथ फोटो खिंचवाने से उसे आगे तकलीफ हो सकती है। तभी पुष्पा एमएलए से कहता है कि तुम भी कल अगर सीएम बनोगे तो तुम भी ऐसा ही करोगे। तब एमएलए कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं जरूर तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाऊंगा। ये बात सुनकर पुष्पा कहता है कि तो अगले सीएम तुम ही बनोगे। एमएलए सिंदप्पा इस बात से चौंक जाता है और हंसने लगता है। एमएलए कहता है कि सीएम बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत पैसा यानी कि कम से कम 100 करोड़ लग सकते हैं। पुष्पा कहता है कि मैं 500 करोड़ दूंगा, लेकिन सीएम तो तुम ही बनोगे। और एमएलए को दिल्ली जाकर प्रताप रेड्डी से मिलने के लिए कहता है। उसके बाद पुष्पा एमएलए के साथ फोटो भी खिंचवाता है और उसे फ्रेम करके सीएम की शपथ विधि के दिन श्रीवल्ली को देने के लिए कहता है। दरअसल पुष्पा को सीएम ने फोटो खिंचवाने के लिए मना कर दिया, इसका बुरा नहीं लगा, बल्कि सीएम ने उसकी बीवी को भला बुरा कहा, इसलिए पुष्पा अब सीएम ही बदलना चाहता है। उसके बाद एमएलए सिंदप्पा पुष्पा के कहने पर प्रताप रेड्डी से जाकर मिलता है, जो सेंट्रल मिनिस्टर होता है, और पुष्पा प्रताप रेड्डी का भाई सुब्बा रेड्डी के पास जाता है। पुष्पा सुब्बा रेड्डी को उसके भाई प्रताप रेड्डी से फोन पर बात करवाने के लिए 5 करोड़ रुपए देता है और प्रताप रेड्डी के यहाँ पर एक सोफा भिजवाता है। उस सोफे के अंदर 25 करोड़ रुपए थे। पुष्पा सेंट्रल मिनिस्टर से कहता है कि अगला सीएम सिंदप्पा ही बनना चाहिए, नहीं तो ऐसे मुलायम सोफे मेरे पास बहुत है। तभी एमएलए पुष्पा से कहता है कि इतना सारा पैसा बांटते रहे तो सिंडिकेट का पैसा खत्म हो जाएगा। तो पुष्पा कहता है कि सिंडिकेट की कमाई बदलने वाली है, तुम्हारी नजर स्टेट के बॉर्डर तक है, पर पुष्पा की सोच बॉर्डर के बाहर जा चुकी है। मतलब पुष्पा नेशनल खिलाड़ी नहीं बल्कि इंटरनेशनल है। उसके बाद पुष्पा चंदन की डील करने के लिए विदेश जाता है और वहाँ पर शिवा से मिलता है। वो पुष्पा से कहता है कि ये छोटा मोटा धंधा यानी कि 100-200 टन इंडिया में कहीं भी फोन करो तो यूं ही मिल जाएगा, मुझे 1000 टन माल चाहिए। तब पुष्पा कहता है कि तुम किसी को भी फोन करो, 100 टन छोड़, सिर्फ 10 टन माल मांग के देख। तब शिवा सबको फोन लगाता है, लेकिन उसके फोन के बाद उन डीलर का पुष्पा को कॉल आता है और वो सब डीलर पुष्पा को ये माल मांगने लगते हैं। तब शिवा का दिमाग हिल जाता है और वो पुष्पा से माल खरीदने के लिए मान जाता है। शिवा को 1000 टन माल चाहिए था, लेकिन पुष्पा 2000 टन देने के लिए तैयार हो जाता है और 2000 टन का माल 5000 करोड़ में फाइनल हो जाता है। तब पुष्पा कहता है कि मुझे सिर्फ 4900 चाहिए, यानी कि पुष्पा बचे हुए 100 करोड़ का उसका हेलीकॉप्टर ही खरीद लेता है। उसके बाद पुष्पा इंडिया वापस आता है और सिंडिकेट के साथ मीटिंग रखता है और वो कहता है कि हमें बहुत बड़ी डील मिली है, इसलिए हमें बहुत माल लगेगा। तब कोई कहता है कि हम 50 टन माल देंगे और कोई कहता है हम 10 टन देंगे। तभी मंगलम श्रीनु की वाइफ एसीपी शेखावत से मिलती है, जिसका नाम दीक्षा है, और वो कहती है कि हमारे पास पुष्पा का प्लान मिल चुका है और हमारा आदमी बिच्चा रेड्डी वो पहले हमारे यहाँ पर काम करता था, अब वो सिंडिकेट का मेंबर बन गए है और वो पुष्पा हजारों टन का माल सीधा चाइना जाके बेच रहा है। अगर तुम बिच्चा रेड्डी को डरा सकते हो तो सारा सिंडिकेट हिल जाएगा। और वो शेखावत को सिर्फ बिच्चा रेड्डी को डराने के लिए कहती है। शेखावत इस बात के लिए मान जाता है। तभी शेखावत बिच्चा रेड्डी के माल को पकड़ लेता है और वो सारे माल को आग लगा देता है। शेखावत बिच्चा रेड्डी को पुल से धक्का देकर मार डालता है। तभी दीक्षा वहाँ पर आती है और कहती है कि बिच्चा रेड्डी हमारा आदमी था, उसे धक्का देके क्यों मार दिया और उसे सिर्फ डराने के लिए कहा था। तब शेखावत कहता है कि डराने से एक अकेला डरता है और अगर मार दिया तो पूरा सिंडिकेट एसीपी शेखावत से डरेगा। उसके बाद जो आदमी मर गया था उसके श्रद्धांजलि पर सब आ गए थे, साथ ही एमएलए सिंदप्पा भी उसके श्रद्धांजलि पर मौजूद होता है, पर पुष्पा नहीं था। तभी सभी लोग एमएलए से कहते हैं कि एसीपी शेखावत और पुष्पा की दुश्मनी को खत्म करे ताकि वो अपना माल आराम से बेच सके। उसके बाद एमएलए शेखावत से मिलने के लिए चला जाता है। एमएलए शेखावत से कहता है कि ये वो सब कुछ क्यों कर रहा है
और शिकावत को ये सब कुछ रोकने के लिए कहता है और इसके लिए 10 करोड़ देने का वादा करता है। लेकिन शिकावत इस बात के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि पुष्पा ने शिकावत के कपड़े उतरवा दिए थे और शिकावत उसका बदला लेना चाहता है। तभी एमएलए कहता है कि अगर पुष्पा तुमसे माफी मांगे तो। तब शिकावत कहता है कि पुष्पा अगर मुझे सबके सामने सॉरी बोलेगा तो मैं सिंडिकेट मेंबर को परेशान नहीं करूंगा। लेकिन शिकावत को भी यकीन नहीं हो रहा था कि पुष्पा सबके सामने उसे सॉरी बोलेगा। उसके बाद एमएलए पुष्पा को शिकावत से माफी मांगने के लिए मनाता है और एमएलए सिंदप्पा रात को एक पार्टी भी रखता है जहाँ पर सिंडिकेट के सारे मेंबर मौजूद होते हैं। तभी वहाँ पर पुष्पा भी आ जाता है। पुष्पा ने बहुत सारी ड्रिंक की होती है। जब पुष्पा शिकावत को सॉरी बोलता है तब शिकावत बहुत खुश हो जाता है और उस सॉरी को रिकॉर्ड भी करवाता है। उसके बाद पुष्पा वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी में होता है तब वो अपनी बीवी से कहता है कि उसने सॉरी बोलकर बिल्कुल ठीक किया। तब श्रीवल्ली कहती है कि तुमने जो किया वो सिंडिकेट के भलाई के लिए किया। लेकिन पुष्पा को ये बात सही नहीं लग रही थी क्योंकि पुष्पा किसी के सामने नहीं झुकता और उसने सबके सामने झुककर शिकावत को सॉरी बोल दिया था। अब वो फैसला करता है कि पैसों के लिए किसी का भी तलवा नहीं चाटेगा और ऐसी जिंदगी वो नहीं जी सकेगा। इसलिए वो वापस उसी पार्टी में चला जाता है। वही दूसरी तरफ शिकावत अपनी गाड़ी में बैठकर जाने वाला होता है। तभी पुष्पा वहाँ पर आकर उसकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार देता है और शिकावत सीधा स्विमिंग पूल में जाकर गिर जाता है और उसी स्विमिंग पूल में पुष्पा पेशाब कर देता है। जैसे शिकावत पानी से बाहर आ जाता है तब उसे पता ही नहीं चलता कि वो स्विमिंग पूल में गिरा कैसे। पुष्पा शिकावत से कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम जैसे पुलिस वालों को मैं सॉरी बोलूंगा? अगर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता तो मैं बिंदास जाके सॉरी बोलता और इज्जत से सल्यूट भी करता। पुष्पा शिकावत को चैलेंज भी करता है कि वो आने वाले सोमवार को सुबह 4:11 को 2000 टन माल चेन्नई बॉर्डर क्रॉस करके बाहर जाएगा। अगर तुझ में दम है तो पकड़ के दिखा और अगर तुमने एक भी लकड़ी को पकड़ा तो मैं सिंडिकेट छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा और पूरी जिंदगी मजदूर करेगा। एक एक कर पुष्पा वहाँ से चला जाता है। इधर शिकावत बहुत गुस्से में होता है और वो सारी जगह पर चेक पोस्ट लगवा देता है ताकि सिंडिकेट वालों का माल चेन्नई बॉर्डर से बाहर न जा पाए। तभी शिकावत की नजर ब्रिज के नीचे जाती है। तब वो देखता है कि नदी में तो पानी ही नहीं है और वो नदी से भी जा सकते हैं और यही होता है। पुष्पा के सारे लोग माल लेके नदी से ही जा रहे थे। शिकावत नदी से उनका पीछा करता है। पुलिस वाले उनके ट्रक को पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन पुष्पा ने प्लान करके सारे रास्ते पर ट्रैप लगा दिए थे। आखिरकार शिकावत उनके ट्रक के सामने आके उनके ऊपर फायरिंग करने लगता है। पुष्पा अपने मजदूरों को माल को छोड़कर भाग जाने के लिए कहता है क्योंकि पुष्पा को पैसों से ज्यादा अपने मजदूरों की जान बहुत कीमती थी। सारे लोग ट्रक छोड़कर भाग जाते हैं। आखिरकार शेखावत माल पकड़ने में कामयाब हो जाता है और वो उस माल को जब्त करवाता है। उसके बाद शेखावत मीडिया के सामने कह देता है कि ये सारा चंदन का माल पुष्पा का है। लेकिन जब शेखावत को मालूम पड़ता है कि ये सारी लकड़ियां नकली है तब शेखावत बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी पुष्पा आके शेखावत से कहता है कि जल्दी से सारी लकड़ी चेन्नई बॉर्डर क्रॉस करने वाली है, अगर रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। दरअसल पुष्पा ने सारे चंदन की लकड़ियों की बैलगाड़ी बनवाकर चेन्नई बॉर्डर क्रॉस करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर भी शेखावत उन लकड़ियों को नहीं पकड़ पाता और पुष्पा के लोग चंदन की लकड़ियों को लेकर बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते हैं। इधर शेखावत ने सभी मीडिया वालों को बोल दिया था कि उसने सारी चंदन की लकड़ियां जब्त करी है, लेकिन वो लकड़ियां नकली है ये बात सबको पता न चले, इसलिए शेखावत उन लकड़ियों को जला देता है और खुद भी उस आग में मारा जाता है। वही अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो डील करने के बाद पुष्पा के पास बहुत सारे पैसे आते हैं और वो एमएलए सिंदप्पा को सीएम बनवा देता है। सिंदप्पा सीएम तो बन चुका था लेकिन सिंडिकेट पर पुष्पा की राज होगा। सीएम पुष्पा के घर आता है और वो उनके साथ खाना खा के पूरे फैमिली के साथ फोटो भी खिंचवाता है। उसके बाद पुष्पा और उसकी फैमिली एक फेस्टिवल में जाते हैं। वहाँ पर श्रीवल्ली को चक्कर आने लगते हैं। तब पता चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। वही पुष्पा काली माता का गेटअप धारण करके डांस करने लगता है। ये सीन बहुत शानदार दिखाया गया है। जब श्रीवल्ली उसे पूछती है कि ये सब तुम किस लिए कर रहे हो, तब पुष्पा कहता है कि माँ के भेष में नाचने से मनोकामना पूरी हो जाती है। तब श्रीवल्ली कहती है कि तुम पुष्पा राज हो, तुम्हें किस चीज की चाहिए? तब पुष्पा कहता है कि मैंने माँ काली से बेटी मांगी है, अगर बेटा हुआ तो मैं उसे खानदान का नाम भी नहीं दे सकता, लेकिन बेटी हुई तो उसे शादी के बाद खानदान का नाम तो मिलेगा, इसलिए मैंने माँ का गेटअप धारण किया है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर पुष्पा के बड़े भाई मोहन की बेटी को छेड़ने लगते हैं। तभी पुष्पा उन लड़कों को बुरी तरह से पिटता है। यहाँ पर हमें बहुत खतरनाक फाइट देखने को मिलती है। तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है और उसे कहता है कि मेरी बेटी को बचाकर तुम हमारे खानदान से जुड़ना चाहते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, तुम सिर्फ पुष्पा राजी रहोगे।
ये सुनकर पुष्पा की बीवी को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से से पुष्पा को लेकर यहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद मोहन उन सभी गुंडों को आधा गंजा करके और गधे पर बिठाकर घुमाता है, जिससे उन लड़कों को बहुत गुस्सा आता है और उसका बदला लेने के लिए उस लड़के को किडनैप करते हैं। वो मोहन को कॉल करके 2 करोड़ की मांग करते हैं और साथ ही गंजा होकर शहर के चक्कर लगवाने के लिए भी कहता है। ये सब बातें मोहन की बीवी पुष्पा को बता देती है। ये बातें सुनकर पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है। हालांकि उसका भाई पुष्पा को अपना भाई नहीं मानता, लेकिन उसकी बेटी पुष्पा को अपना चाचा ही मानती है। इसलिए पुष्पा गुस्से से मीडिया के सामने आकर उन गुंडों को ऑन करता है कि बच्चे को जिसने भी किडनैप किया है उसे चुपचाप उसी जगह पर छोड़ दो जहाँ से उसे उठाकर लेके गए थे, और अगर उसे एक भी खरोच आई तो एक एक करके सभी को रपा रप मारूंगा। पुष्पा पूरे सिंडिकेट के रास्तों को बंद करवा देता है। ये खबर सुनकर सीएम सिंदप्पा पुष्पा को कॉल करते हैं और कहता है कि तुम्हारे भाई की बेटी को प्रताप रेड्डी के भतीजे ने किडनैप किया है। तो पुष्पा सीएम से कहता है कि तो प्रताप रेड्डी को बोल दो कि लड़की को एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा भतीजा बेकार में मारा जाएगा। सीएम पुष्पा को कहता है कि तुम इस मैटर से दूर रहो, ना ही मोहन तुम्हें भाई मानता है और ना ही तुम उसे अपना भाई मानते हो। लेकिन पुष्पा कहता है कि वो लड़की तो मुझे चाचा मानती है और वो उम्मीद लगाकर बैठी होगी कि चाचा मुझे बचाने के लिए आएगा, और भाड़ में जाए प्रताप रेड्डी और उसका भतीजा। लड़की को खरोच भी आई तो उन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद पुष्पा को प्रताप रेड्डी के भतीजे का कॉल आता है और पुष्पा को कहता है कि 10 करोड़ दे और लड़की को ले जा, और अभी तक लड़की को एक भी खरोच नहीं आई है, और वो पुष्पा को अकेले आने के लिए कहता है। तभी पुष्पा हेलीकॉप्टर में बैठकर उसने बताए हुए एड्रेस पर चला जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही पुष्पा उनके ऊपर फायरिंग करता है और प्रताप रेड्डी के भतीजों को गन पॉइंट पर लेता है। लेकिन वो पुष्पा को कहता है कि वो लड़की अंदर है, लेकिन उसे भी गन पॉइंट पर लेके रखा हुआ है। इधर गोली चली तो उधर से भी आवाज आएगी, इसलिए पुष्पा शांत हो जाता है और अपनी गन उसे दे देता है। उसके बाद वो गुंडे मूर्ति पर चढ़ी हुई साड़ी पुष्पा को पहना देते हैं और उसके हाथ पाँव बांधकर बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। अब वो लड़के उस लड़की को पुष्पा के सामने लाकर उसे छेड़ने लगते हैं। इससे पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है और वो बंदे होने के बावजूद भी वो उन्हें उड़ उड़ कर मारने लगता है और उनको अपने मुंह से काट कर मार देता है। पुष्पा सभी लड़कों के साथ प्रताप रेड्डी के भतीजे और उसके भाई को भी मार देता है। पुष्पा अपनी भतीजी को बचाकर उसके घर छोड़ देता है। वही पुष्पा का भाई मोहन उसे अपने किए पर बहुत अफसोस होता है और पुष्पा से माफी मांगने के लिए उसके घर चला जाता है, लेकिन पुष्पा उसके सामने नहीं आता। तब मोहन उसके फैमिली से माफी मांगकर उन्हें अपनी बेटी की शादी का कार्ड देता है और कहता है कि सबको शादी में जरूर आना है, क्योंकि उसका चाचा पुष्पा अगर शादी में नहीं आया तो वो शादी नहीं करेगी। उसके जाने के बाद श्रीवल्ली पुष्पा को कार्ड दिखाती है जिस पर सभी फैमिली का नाम सर नेम के साथ छपवाया था। ये देखकर पुष्पा बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि पुष्पा और उसकी सारी फैमिली अपनी भतीजी की शादी में चले जाती है और अब पूरा परिवार एक साथ होता है। वही मिनिस्टर प्रताप रेड्डी ने अपने भाई और भतीजों को खो दिया था। तभी मिनिस्टर के लिए एक पार्सल आता है जिसमें बॉम्ब रखा हुआ था। तभी एक आदमी पहाड़ियों से उस बॉम्ब को ब्लास्ट करवाता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया गया, यानी कि पुष्पा 3 में इस आदमी के बारे में पता चलेगा। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।